हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने फिजिक्स का एक नया टॉपिक या फिर हम बात करें नया चैप्टर। मैं इसको एक टॉपिक की फॉर्म होता है बेसिकली, लेकिन अब हमने इसको टॉप चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे जिससे कि हम इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें सब पढ़ सकें। तो एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है सरफेस टेंशन। राइट, तो सरफेस टेंशन को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव भी बोला करते हैं। ठीक, तो अब हम सरफेस टेंशन को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक, to understand the phenomena of surface tension, it is necessary to have some idea about intermolecular forces which operates to keep the liquid molecules together. तो पृष्ठ तनाव की घटना को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें अंतराणु बलों के बारे में कुछ अनुमान होना चाहिए या फिर अनुमान हो जो तरल अणुओं के एक साथ रखने के लिए काम करता है। तो आपने देखा होगा, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, सब में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स में चाहे वो तीनों स्टेट में से कोई भी स्टेट का जो मटेरियल हो, पदार्थ हो, हर एक के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कहीं बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, कहीं बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। जैसे ठोस जो सॉलिड होता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वही बात करें हम गैसेस को लेकर, तो गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होते हैं, इसलिए वो बहुत दूर बिखरे हुए होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है डिपेंड करते हैं अपने टाइप के ऊपर। अलग अलग टाइप में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो हमें सरफेस टेंशन को समझने से पहले सबसे पहले समझना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो the forces between the molecules of the substance are called intermolecular forces। जो पदार्थों के अणुओं के बीच के बलों के अंतर अणुविक बल कहा जाता है। यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो हमारे चाहे वो किसी भी स्टेट के पदार्थ हो, उनके बीच में जो अणुओं का जो बल होता है, उनके बीच में जो अणुओं के बीच में जो बल होता है उनको अंतर आणविक बल कहा जाता है और उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये चीज आप याद रखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिवली ओनली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, दे आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो देखिए, जैसे कि हमने बात करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, तो आपको पता होगा इस ब्रह्मांड में जो सबसे लंबी दूरी तक जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वही हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये कम दूरी के लिए होता है, और जो ठीक ठाक दूरियों के लिए होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो आपको पता है कि ये अणुओं के बीच के बल है, अणुओं के बीच का बल है, और जो अणुओं के बीच का जो बल होता है ये काफी छोटी सी दूरियों के लिए होता है, इसलिए इनको छोटी श्रेणी के बल यानी शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी दूरियों के लिए लगते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिवली ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, दे आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर बलों को केवल छोटी दूरियों के पर प्रभावी होते हैं, इसलिए इन्हें हम छोटी श्रेणी के बल कहते हैं। Moreover, these forces do not obey the inverse and square law। तो ये सिद्धांत रूप से ये बल उल्टे या वर्गीय कानून का पालन नहीं करते। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए, इनके अंदर क्या होता है, ये दूरी के पर काम करते हैं। अगर दूरी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स में, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, अगर आप दूरी को दुगना कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 कम हो जाएगा। तो इनमें ये वर्गीय कानून और उल्टा कानून जो है अनुपात जो है ये सब काम नहीं करता। The intermolecular forces are electrical origin and these forces are also known as van der Waals forces। तो अंतर आणविक बल विद्युतीय मूल रूप से होते हैं और इन बलों को वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो इन बलों को हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। These are the two types of intermolecular forces। तो ये दो प्रकार के आंतरिक आणविक बल हैं, फोर्स ऑफ एडिशन और एडिसिव फोर्स, यानी असंगित के बल या असंगित बल। तो फोर्सेस ऑफ एडिशन और एडिसिव फोर्स बोलते हैं। फोर्सेस ऑफ कोहेजन, संयोजन का बल या संयोजन बल कहते हैं, या फिर इन्हें कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो एडिसिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या है, इनको अब हम समझते हैं।
फोर्स ऑफ एडिशन और एडहेसिव फोर्स यानी असंगतिक बल या चिपकने की शक्ति, यानी एडिशन का मतलब होता है चिपकने की, यानी इस तरीके से मान लीजिए कोई चिपक गए हैं, आपस में चिपक गए हैं, जैसे आपने एडिसिव जानते हो, एडिसिव किसको बोलते हैं, फेविकॉल हो गया, जो ग्लू हो गई, जो चिपकाने के लिए आप लेके आते हैं, उनको हम एडिसिव भी बोलते हैं। यह विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने का आकर्षण की शक्ति है। तो ये क्या है, ये अट्रैक्टिव है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन है एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये काम करेंगे, आकर्षण की शक्ति का ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेट सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर। तो उदाहरण के लिए पानी एक गिलास कंटेनर की सतह को गीला कर देता है, यानी उसकी जो सतह है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी सतह से जकड़ लेता है, तो इसीलिए आपको वह गीला लगता है। दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द वाटर एंड अ ग्लास मॉलिक्यूल। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि यह पानी और ग्लास के अणुओं के बीच का असंगत बल के कारण होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे एडेसिव फोर्सेस या कोएशन, या फिर हम इनको क्यों कहते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ एडिशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो एडिशन की बल या चिपकने वाले जो हम हैं उनके विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, गम हैज अ ग्रेटर एडेसिव फोर्स फॉर अ सॉलिड सरफेस देन वाटर। तो गम का एक ठोस सतह के लिए चिपकाने का बल पानी से अधिक होता है। तो पानी से चिपकाने की जगह गम का जो चिपकाने का फोर्स है, एडेसिव फोर्स, वो बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कागज को आप चिपका देते हैं। Force of cohesion or cohesive force. The force of attraction between molecules of the same substance is called force of cohesion or cohesive force. तो संयोजन बल या सहिष्णु बल समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को संयोजन बल के सहिष्णु बल कहा जाता है। The force of cohesion is maximum in solids, lesser in liquid and least in gases. तो संयोजन का बलवान ठोसों में अधिकतम, तरलों में कम और गैसों में सबसे कम होता है। These solids have definite shapes and size due to strong forces of cohesion between their molecules. तो ठोसों में उनके अणुओं के बीच संयोजन की मजबूत बलवंतता के कारण निश्चित आकार और विकार का होता है। यानी ये जो सॉलिड्स हैं इनके डेफिनेट शेप और साइज की वजह से इनके स्ट्रॉन्ग कोहेशन फोर्सेस होते हैं इनके बीच में, इसीलिए एक साथ ये आपस में जकड़े हुए होते हैं। Mercury does not wet the surface of a glass container because the force of cohesion between molecules and mercury is stronger than the force of adhesion between the molecules of mercury and glass. तो जो पारा होता है, पारा जो होता है वो ग्लास के कंटेनर की सतह को गीला नहीं करता। क्यों गीला नहीं करता, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि पारा के अणुओं के बीच जो संयोजन की बलवत्ता है, बलवत्ता पारा के गिलास के अणुओं के बीच अशक्ति का बलवत्ता के अधिक होता है। यानी जो मान लीजिए चिपकने वाला बल है कम होकर छूटने वाला बल यानी कोहेसिव बल या कोहेसिव फोर्स इसमें ज्यादा होता है एडेसिव के कंपैरिजन में। The cohesive and adhesive forces varies inversely as the seventh of power of the distance between the molecules. Then the adhesive and cohesive forces increases rapidly with the decreasing distance between the molecules. तो संयोजन और असंगतिक बल अनुपातिक रूप से घटता है जैसे कि अणुओं के बीच की दूरी की सातवीं शक्ति, अर्थात संयोजन या असंगतिक बल और अणुओं के बीच की दूरी के घटाव के साथ तेजी से बढ़ता है। यानी दूरी कम होगी तो ये बढ़ जाएगा, दूरी ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा। The intermolecular binding energy of a liquid is the maximum energy required to separate two molecules of a liquid from each other influences. अब बोला गया कि एक तरल पदार्थ की अंतर अणुओं की बंधन ऊर्जा क्या है, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखा है फोर्स, उस फोर्स को तोड़कर अगर आपको उनको अलग करना है तो आपको उसको कुछ एनर्जी देनी होगी। उस एनर्जी को प्राप्त करके वो जो अणु है वो अलग होंगे। तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो दो अणुओं को एक दूसरे के प्रभाव से अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम तरल पदार्थ की अंतर अणु बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो उसी को हम इंटरमोलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट two molecules of a liquid from each other's influence. The intermolecular binding energy is less for water and more for mercury. तो अणुओं की ऊर्जा जल के लिए कम और पारा के लिए अधिक होती है। यानी इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी पानी के लिए कम है और पारा के लिए अधिक है। Important terms related to the study of surface tension of liquid. तो अब हमें कुछ द्रव्य के पृष्ठ तनाव को अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें या कुछ बातें हैं
उनको समझना होगा। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। तो आणविक श्रेणी क्या है? यह एक अधिकतम दूरी होती है। इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी होती है जिस तक एक अणु अन्य अणुओं को कुछ मापनीय आकर्षण व्यक्त कर सकता है। यानी एक मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस तक एक जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर एक अट्रैक्शन यानी एक आकर्षण जो है व्यक्त कर सकता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यह विभिन्न पदार्थों के लिए अलग होता है। द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर रेंजेस इज 10⁹ मीटर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो मॉलिक्यूलर रेंज को क्रम ठोस और तरल पदार्थों में 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो प्रभाव क्षेत्र क्या है? इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। तो यह गोला जिसके आणविक केंद्र की आणविक तरंग त्रिज्या के साथ खींचा जाता है। All the molecule in the sphere attract the molecule at the center and vice versa। तो इस गोलों को सभी अणुओं के केंद्र पर स्थित अणुओं को आकर्षित करते हैं और ये उल्टा भी हो सकता है। The molecule at the center of sphere of influence experience a downward pull due to the molecule in the lower half of the sphere of influence and upward pull due to the molecules in the upper half of the sphere of influence। तो प्रभाव क्षेत्र के अधिकृत गोलार्ध में स्थित अणुओं के निचले अर्धभाग के अणुओं के कारण नीचे की ओर खिंचाव महसूस होता है और ऊपरी अर्धभाग के अणुओं के कारण ऊपर की ओर खिंचाव महसूस होता है। अब समझिए इसको, ये क्या बोला गया है इसमें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड अ मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस। तो ये कल्पनात्मक हमने एक गोला बनाया जिसको अणुओं के केंद्र को आणविक तरंग को हमने त्रिज्या के साथ खींच मान लिया। All the molecules in the sphere attract the molecules at the center and vice versa। तो जो भी इस गोले के अंदर जितने भी अणु हैं उनको आकर्षित करते हैं वो एक दूसरे को, ठीक। The molecule at the center of sphere influence experience a downward pull to the molecules in the lower half of the sphere of influence, upward pull due to the molecule in up half of the sphere of influence। तो प्रभाव क्षेत्र में अधिकृत गोलार्ध में स्थित अणुओं को निचले अर्धभाग की ओर अणुओं के कारण नीचे की ओर खिंचाव महसूस होता है, वहीं ऊपरी अर्धभाग के अणुओं के कारण ऊपर की ओर खिंचाव महसूस होता है। If the number of molecules in the lower half of the sphere influence is equal to the number of molecules in the upper half of the sphere, तो जो मान लीजिए स्फीयर का जो ऊपर हाफ के मॉलिक्यूल्स और स्फीयर के नीचे हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एक समान एक दूसरे के खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल जीरो। तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, यानी चारों तरफ से जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो डाउनवर्ड फोर्स जो उसको नीचे खींचने के लिए लगा है और अपवर्ड फोर्स जो उसे ऊपर खींचने के लिए लगा है, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यदि प्रभाव क्षेत्र के निचले आधे में अणुओं की संख्या प्रभाव क्षेत्र के ऊपरी आधे में अणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो प्रभाव क्षेत्र के केंद्र पर अणुओं को परिणाम स्वरूप बल शून्य होता है, क्योंकि नीचे की ओर खिंचाव ऊपर की ओर खिंचाव के बराबर होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Surface film, it is the topmost layer of the liquid at rest with thickness equal to the molecular range। तो surface film क्या होती है? ये तरल पदार्थ की सबसे ऊपरी परत होती है जिसकी मोटाई आणविक श्रेणी के बराबर होती है, ठीक। सरफेस टेंशन, अब आता है यहाँ पर हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है, आप समझते हैं। This is the property of the liquid by virtue of which the free surface of liquid at rest tends to have minimum surface area and such it behaves as if covered with a stringent membrane। तो यह तरल पदार्थ की वह संपत्ति है जिसके विरुद्ध तरल पदार्थ की निःशुल्क सतह विश्राम में कम से कम सतह क्षेत्रफल होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें ये कोई तरल पदार्थ है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ द विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये फ्री सरफेस है एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये बिहेव करेगी कि इसका मिनिमम सरफेस एरिया हो,
तो मिनिमम सरफेस एरिया का मतलब ही अपने आप को कर्व्ड करने की करेगी, यानी अपने आप को खींचने की कोशिश करेगी, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगी। एंड सच इट बिहेव्स एज इफ कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे ये खिंचे हुए किसी मेम्ब्रेन के साथ ढका हुआ है। तो यह तरल पदार्थ की वह संपत्ति है जिसके विरुद्ध तरल पदार्थ की निशुल्क सतह विश्राम से कम सतह क्षेत्रफल होने की प्रवृत्ति थी, यानी ये कम से कम जो है अपने क्षेत्रफल को जो है करने की कोशिश करेगी, प्रवृत्ति होती है। और इस प्रकार यह व्यवहार करता है कि जैसे कि यह एक तने हुए मेम्ब्रेन से ढका हुआ, यानी एक खिंचे हुए स्ट्रेच मेम्ब्रेन से जो है ढका हुआ हो। मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, तो पृष्ठ तनाव का मापन कैसे किया जाता है देखते हैं अभी। Surface tension of a liquid is measured as force acting on unit length of a line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest। तो एक तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव इकाई लंबाई की एक रेखा पर कार्य करने वाले बल के रूप में मापा जाता है, जिससे कल्पना की जाती है कि वह तरल पदार्थ की स्वतंत्र सतह पर कहीं भी स्पर्श रेखा के अनुसार खींची गई है। तो दोबारा देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, तो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन। तो उसके कैसे एक्ट कर रहा है, यूनिट लेंथ पे उसके जो है एक्ट कर रहा है। इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर, तो उसको जिसको कल्पना की जाती है और वह तरल पदार्थ की स्वतंत्र सतह पर कहीं भी स्पर्श रेखा के अनुसार खींच दिया जाता है। इट एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू द लाइन ऑफ बोथ साइड्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, और यह बल इस रेखा के दोनों ओर तरल सतह की स्पर्श रेखा के अनुसार कार्य करता है। लेट एफ बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ एल, तो मानिए कि चलिए एफ जो है कि एक कुल बल मान लेते हैं जो काल्पनिक रेखा की लंबाई एल पर कार्य कर रहा है। Drawn tangentially on a liquid surface at rest, the force of surface tension S by definition is, तो विश्राम तल पृष्ठ पर समांतर रेखा खींचने पर पृष्ठ तनाव बल S की परिभाषा के अनुसार होता है। तो S इक्वल्स टू F अपॉन L। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी है जिसका सूत्र मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट आता है सरफेस एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सतह ऊर्जा सतह फिल्म की प्रति इकाई क्षेत्रफल की संभव ऊर्जा को सतह ऊर्जा कहा जाता है। It may also define as the amount of work done in increasing the area of surface film through unity। तो इसे यह भी परिभाषित किया जा सकता है कि सतह फिल्म के क्षेत्रफल को एकता के माध्यम से बढ़ने के लिए एक किए गए कार्य की मात्रा। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, तो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य, टू द अनुपात किसका रखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल की वृद्धि। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एनर्जी। तो जो हमारा तरल पदार्थ का जो पृष्ठ तनाव संख्यात्मक रूप से इसकी सतह ऊर्जा के बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑब्जर्व्ड फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, तो पृष्ठ तनाव के आधार पर कुछ निरीक्षित घटनाओं की व्याख्या करते हैं। क्या क्या है, हेयर ऑफ अ ब्रश व्हेन डिप्ड इन वाटर स्प्रेड आउट एंड एज सून एज इट टेकन आउट इट हेयर क्लिंग्ड टुगेदर, यानी जैसे आप एक ब्रश है उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो उसके जो मान लीजिए बाल होते हैं वो फैल जाते हैं, पानी में फैल जाते हैं। वहीं अगर आप उसको पानी से बाहर निकालोगे तो सरफेस टेंशन की वजह से वो बाल आपस में चिपक जाएंगे। तो अगर आपके बाल होते तो देखा होगा बाल आपस में चिपक जाते हैं, वहीं सूखे बाल एक दूसरे से फैल जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। The reason is that when brush is inside the water, there is water all around its hair। तो कारण यह है कि जब ब्रश पानी के अंदर होता है तो उसके बालों के चारों ओर पानी होता है। As the water has no surface, free surface, तो पानी के कोई फ्री सरफेस नहीं होता। So the tip of the hair brush remain spreaded, तो इसीलिए जो ब्रश बालों के जो नोक फैली हुई रहती है। But when the brush is taken out from the water, तो a thin water film is formed at the tip of the hair। तो जब ब्रश को आप पानी से बाहर निकालते हैं तो बालों की टिप पे एक पतली पानी की फिल्म होती है और वो अपने आप को सुकड़ने का काम करेगी। The surface of water film covered contracts due to surface tension। तो बनी हुई पानी की फिल्म की सतही तनाव के कारण सिकुड़ जाती है और एक बाल को एक के साथ चिपका देती है। दूसरा, लिक्विड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज फ्री फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एक्सेट्रा आर फाउंड स्फेरिकल इन शेप।
तो छोटी मात्रा की तरल पदार्थ की जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के आदि आंतरिक बल से मुक्त गोलाकार में पाया जाता है, जैसे रेन ड्रॉप हो गया, मरकरी का ग्लूब हो गया, जो क्लीन ग्लास पे रखते हैं। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से क्या होती है, ये गोलाकार में होती है। चाहे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो फिर भी ये गोलाकार में होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को जो है खींचते हैं ताकि वो मिनिमम एरिया को कवर कर सके। द रीजन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड ट्राइज टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो यही बात है कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण तरल पदार्थ को न्यूनतम सतह क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि दिए गए आयतन के लिए एक गोला की सतह क्षेत्रफल का न्यूनतम होता है, इसलिए तरल पदार्थ बूंद के आकार का धारण करता है। सो फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज, किसी वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर होता है ना उसका सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, एंड द लिक्विड एज्यूम्स द शेप ऑफ अ ड्रॉप। तो याद रखना स्टेबल जो वो होता है वो स्फीयर ही होता है। This is because the liquid tries to assume a shape so that surface area is minimum, and since for a given volume a sphere has least surface area in liquid in a small quantity acquires spherical shape। तो इसलिए होता है क्योंकि तरल पदार्थ एक ऐसा आकार ग्रहण करने की कोशिश करता है जिसमें सतह क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, और चूंकि एक निर्धारित मात्रा के लिए एक गोले की सतह क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए एक छोटी मात्रा में तरल पदार्थ गोलाकार के आकार को ग्रहण कर लेता है। Take a frame of wire and dip into a soap solution and take it out। तो एक तार के फ्रेम को लीजिए, उसको सोप सॉल्यूशन में रखिए और उसे बाहर निकाल लीजिए। The soap film be formed in the frame। तो उस पे एक साबुन की फिल्म आ जाएगी उस फ्रेम पे। Place a loop of a wet thread and gently on the foot। तो एक गीले धागे को एक छल्ले पे सावधानी पूर्वक रखें। तो इस तरीके से वो जो है छोड़ देंगे तो वो अपने आप एक गोलाकार रूप में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इट विल रिमेन इन द फॉर्म वी प्लेस इट ऑन द फिल्म। तो यह उस फॉर्म में रहेगा जिस फिल्म में ये रखा गया है। नाउ पियर्स द फिल्म विद अ पिन एंड इनसाइड द लूप। तो इस लूप के भीतर एक बिंदु पर पिन से फिल्म का छेद करें। द लूप इमीडिएटली टेक्स द सर्कुलर फॉर्म एज शोन इन फिगर। तो जो लूप होगा वो तुरंत एक सर्कुलर फॉर्म में बना देगा। On piercing the soap film with the loop, an unbalanced outward pulls due to the surface tension at every part of the loop। तो लूप तत्काल ही चित्र में दिखाए गए रूप से वृत्ताकार रूप लेता है और लूप के भीतर साबुन की फिल्म को छेद करने पर हर बिंदु की सतह के जो तनाव के कारण असंतुलित भार खिंचाव कार्य करता है। The portion of the liquid film left between the frame of wire and the loop of thread contracts in the minimum possible area which is necessary, and empty portion of the loop thread should enclose maximum area। तो ये आपको बस उसका पीछे का फिनोमेना बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तार के फ्रेम को धागे के लूप में जो बीच में छोड़े गए तरल पदार्थ का हिस्सा न्यूनतम संभव क्षेत्रफल के लिए सिकुड़ जाता है, और जिसके लिए आवश्यक है कि धागे का लूप खाली हिस्सा अधिकतम क्षेत्रफल को घेरे। Now for a given parameter circle has a maximum surface area। तो पैरामीटर पे दिए गए जो सर्कल है उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फॉर्म द लूप ऑफ द थ्रेड assume a circular shape। तो इसीलिए तरल फिल्म के तनाव के कारण धागे को लूप की ओर वृत्ताकार ले लेती है। ऑयल ड्रॉप्स स्प्रेड ऑन अ कोल्ड वाटर। तो जब आप तेल की बूंद को ठंडे पानी में जो पर फैल जाती है तो इट मीन रिमेन अ ड्रॉप ऑन अ हॉट वाटर, और ये गर्म पानी में एक बूंद के रूप में रह सकती है। This is due to the fact of the surface tension of oil is less than that of cold water and is more in that of hot water। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है, जैसे मान लो ऑयल को अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो ऑयल फैल जाएगा, लेकिन गर्म पानी में डालोगे तो वो बूंद के रूप में रहेगा। इसके पीछे का तथ्य यह के कारण होता है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव है ठंडे पानी की तुलना में कम होता है और गर्म पानी की तुलना में अधिक होता है। The bits of camphor are seen dancing on the surface of water। तो कैम्फर के टुकड़े पानी की सतह पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। In fact, bits of floating on a clean surface reduce the surface tension of water as they are dipping। दरअसल यह टुकड़े साफ सतह पर तैरते हैं जहां वे डूब रहे हैं और वह पानी की सतह के तनाव को कम करते हैं। Since the shape of bits of camphor is irregular, unequal, surface tension acts on them। तो क्योंकि कपूर के टुकड़ों के आकार अनियमित होता है उन पर पृष्ठ तनाव असमान बल कार्य करता है। दैट इज व्हाई दे मूव हेल्टर स्केल्टर और इरेटिकली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसलिए वो पानी की सतह पर बेतरतीब और अनियमित रूप से चलते हैं। A thin little needle on a float on the surface of water due to surface tension। तो पतली सी सुई पानी की सतह पर तैरती है पानी के तनाव के कारण।
Hot soup is tasty because its surface tension is reduced and spreads uniformly on the mouth. तो हॉट जो सूप होता है वो टेस्टी क्यों लगता है? उसका सतही तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव उसका कम होता है और यह मुंह या जीवा में समान रूप से फैल जाता है। अब आता है अगला टॉपिक आपका कैपिलरी या कैपिलैरिटी क्या होती है। अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी और हेयर लाइक ट्यूब। तो हेयर लाइक ट्यूब्स होते हैं और ये बहुत इसमें सूक्ष्म जो होते हैं, यानी ये बहुत सूक्ष्म बोर वाली नली को कैपिलरी नली कहा जाता है। फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो कैपिलरी जो नली के तरल पदार्थ में उत्थान या पतन की घटना को हम कैपिलैरिटी कहते हैं या कहा जाता है। It is found that when a capillary tube open at both ends, it dipped in liquid, which wets the wall of the tube and liquid rise up in the tube. तो एक इस फिगर में दिखाया जाएगा कि जैसे मान लो आपने ये जो ट्यूब है आपने इसके अंदर डाला पानी में, तो ये देखो अब लिक्विड इसमें ऊपर चला गया और पारे में ये नीचे चला गया, तो ये कैपिलरी ट्यूब है। On the other hand, when capillary tube dipped in a liquid which does not wet, तो जो wet the walls of tube, the liquid depressed below the figure of the liquid in the container. तो दूसरी ओर जब कैपिलरी ट्यूब को तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो ट्यूब की दीवारें को गीला नहीं करता, तो ट्यूब तरल पदार्थ के कंटेनर के मुक्त सतह से नीचे घट जाता है। तो यहाँ पर देखना मरकरी यहाँ पर नीचे आ रहा है, जो उसकी नॉर्मल जो शेप है या नॉर्मल जो कंटेनर में जितना आपको उसमें मार्क दिया हुआ है उससे कम, वहीं पानी में यह ऊपर चला जाता है। It has been seen that extent to which a liquid rises or depresses depend upon the radius of the bore of the tube. तो यह देखा गया है कि तरल पदार्थ कितना उठता है या नीचे होता है, यह ट्यूब के छिद्र की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर कितना पतला है कितना मोटा है, ये उस पर निर्भर करेगा पाइप के ऊपर। द नैरोअर बोर ट्यूब, तो जितना ज्यादा पतला ट्यूब होगा उतना ज्यादा राइज मिलेगा। तो छिद्र जितना संकीर्ण होता है तो तरल पदार्थ को उत्थान या पतन ट्यूब में उतरनी होता है, तो जितना राइज और फॉल उतना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। राइज किसमें? वाटर में। फॉल किसमें देखने को मिलेगा? मरकरी में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कैपिलैरिटी के? तो आपने तेल का दीपक जलाया तो आप उसमें रुई रख देते हैं, कॉटन रख देते हैं और फिर उसमें तेल रख देते हैं दीपक में, फिर उसके बाद आप जलाते हैं तो आप देखना वो पानी जो है उसको चढ़ रहा होता है रेशो में, तो वो कैपिलरीज होता है। Oil rises in cotton wick of lamp through a small capillaries formed by a thread of wick. तो तेल के दीपक की सूती बत्ती में उठता है जब बत्ती के धागों द्वारा बनाई गई छोटी कैपिलरीज के माध्यम से होता है। इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक अफवाह फैल गई थी कि भगवान जी, मुझे अभी उनका नाम नहीं पता कौन से भगवान जी थे, लेकिन इनकी मूर्ति थी कि दूध पी रहे हैं। तो पूरे शहर में लोग दूध भर भर के लेके आए, मूर्ति को चढ़ाया। तो मूर्ति जो बनती है जो मिट्टियों से बनती है या फिर और भी उसमें जो मटेरियल बनाया जाता है जो मिट्टी या वैसे उस तरीके से बनाया जाता है, तो उनके अंदर कैपिलरीज हो जाती है। तो जो कैपिलरीज क्या है कि जब आपने उस दूध चढ़ाया तो क्या होगा कि वो कैपिलरीज जो है अब उस लिक्विड को या दूध को सोखेंगी और अपने पूरे अंदर जो है जहां जहां तक वो कैपिलरीज जा रही है वहां तक उस लिक्विड के फ्लो ले जाएंगी। तो देखा गया कि वो लिक्विड का फ्लो सारा का सारा लिक्विड मूर्ति में चला गया। अब उससे लगा कि जो है भगवान जी दूध पी रहे हैं, तो सब लोग इस अफवाह को सुन के आए, क्योंकि इसके पीछे की फिजिक्स किसी को पता नहीं थी। हुआ ये कि जब वो सारी कैपिलरीज फिल हो गई, यानी मूर्ति में जब वो और कहीं वो पानी या जो दूध है उसको लिक्विड को स्टोर करने की जगह नहीं रही, तो अब क्या, अब मूर्ति ने दूध पीना बंद कर दिया। अब इसके पीछे का रीजन ये था कि कैपिलरीज में जो खाली कैपिलरीज थी, जो हेयर्स मूर्ति में या जो रेशे कैपिलरीज की तरह काम कर रहे थे, वो दूध से फिल हो गए थे। अब और दूध तो चाहेगा नहीं, तो फिर पता चला कि भगवान जी अब दूध नहीं पी रहे हैं, भगवान जी का पेट भर गया। वो ऐसा नहीं था। इसके पीछे की जो कहानी थी, फिर जो वहां पर जो फिजिक्स को जानने वाले थे, जो वाकई के जो लोग थे, उन्होंने इसके पीछे का जो है फिजिक्स समझाया कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो the tip of a nib of a ball pen is split to provide capillary action of a ink to rise. तो कलम की निब के टिप को वहां क्रिया के लिए स्याही को उठाने के लिए विभाजित किया जाता है। अब ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक इन अ कैपिलरी एक्शन। एक ब्लॉटिंग पेपर जो होता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो है स्याही को सोख लेता है। आपने देखा होगा पोछा का कपड़ा होता है, वो आप डाल देते हो पानी पे तो वो पानी को सोख लेता है। क्यों? कैपिलरी एक्शन।
टवाल यूज करते हो आप कैपिलरी एक्शंस की वजह से, वो क्या होता है, पानी को सोख लेता है। वी यूज अ टवल टू ड्राई अवर बॉडी आफ्टर द बाथ व्हिच सोक्स वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो हम नहाने के बाद अपने शरीर को सुखाने के लिए तौलिए का उपयोग करते हैं जो कैपिलरी क्रिया के कारण पानी को सोख लेता है। इट इज बाय कैपिलरी एक्शन दैट वाटर रीचेस एवरी ब्रांच ऑफ द ट्री फ्रॉम द स्टॉक यानी स्टेम। तो देखा होगा रूट से लेके ऊपर तक पानी हर एक पत्ती तक जो है पेड़ों में पानी पहुंचता है। ये किसकी वजह से? ये कैपिलरी की क्रिया की वजह से। सैप राइजेस इन प्लांट बाय कैपिलरी एक्शन। तो पेड़ में रस या कैपिलरी क्रिया द्वारा ऊपर उठता है। To avoid damping of mortar and bricks in account of rising moisture by capillary action, damping proof materials are used to foundation of buildings। तो कैपिलरी क्रिया द्वारा नमी को उठाने के लिए कारण मोर्टर और ईंटों का दंपित को रोकने के लिए इमारतों की नींव को दंपक प्रूफ सामग्री के लिए किया जाता है, यानी उसमें क्या ना लगे, उसमें आप कहते हो ना नमी नहीं लगे, इसीलिए। Due to capillary action, water rises to the surface of the solid in the field and gets evaporated। तो कैपिलरी क्रिया के कारण पानी खेतों की मिट्टी की सतह तक उठता है और वाष्पीकरण हो जाता है। To avoid this loss of water, fields are ploughed and furrows are leveled to increase the size of the pores and to avoid capillary action। तो इसे पानी की हानि को रोकने के लिए खेतों के जोता जाता है और हल को चलने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बराबर कर दिए जाते हैं ताकि रुमाव क्रिया से बचाया जा सके, जो कैपिलरी एक्शन है उससे बचाया जा सके। अर्थन वेसल्स आर यूज्ड टू समर टू प्रोवाइड कोल्ड वाटर। तो अर्थन जो गर्मियों के ठंडों में पानी प्रदान करने के लिए मिट्टी का बर्तन उपयोग करते हैं। तो देखा होता है कि सूखा बर्तन गीला होने लगता है, वो कैपिलरीज, उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके पीछे कैपिलरी एक्शन है। तो पोर्स इन द अर्थन वेसल एक्ट्स एज अ कैपिलरीज। तो जो मिट्टी के बर्तन में छिद्र कैपिलरीज की भूमिका निभाते हैं। देयरफॉर वाटर ओजेस आउट, gets evaporated by taking heat from the earthen vessel and cools remaining water in the vessels। तो इसीलिए पानी बाहर निकलता है और मिट्टी के बर्तन से गर्मी लेकर वाष्पीकरण होता है और बर्तन से बचने के लिए पानी ठंडा करता है। A sponge retains water due to a capillary action। तो on a dipping in water, तो एक स्पॉन्ज होता है, वो जो स्पॉन्ज आपने देखा होगा उसको आप पानी में डालेंगे तो उसके अंदर पानी सोख लेता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है। अब आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये पानी का लेवल था और यहाँ तक ये पानी चला गया, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन डाली, एक रेखा डाली और देखा कितना ऑफ एंगल का डेविएशन आया, या फिर ये कितना नीचे गया और कितना एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से देखने के लिए मिला। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री इन द केस ऑफ लिक्विड। तो संपर्क कोण तीव्र जो होता है वो 90 से कम होता है तरल पदार्थों के मामलों में, विच वेट्स द वॉल ऑफ कंटेनर, जैसे कि पानी हो गया जो कंटेनर की दीवार को गीला करता है, और 90 से अधिक होता है लिक्विड्स विच डू नॉट वेल ऑफ द कंटेनर। तो और 90 से अधिक कोण होता है जो तरल पदार्थों की कंटेनर की दीवारों को गीला नहीं करते, जैसे दिखाया गया, और वो है मरकरी। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस इज 0। तो जो शुद्ध जल और स्वच्छ कांच की सतह का जो संपर्क कोण होता है वो 0 होता है। Therefore, in a glass tube, meniscus of water will be expectedly hemispherical। तो इसीलिए कांच की एक नली में जल का मिनिस्कस ठीक अर्धवर्त आकार में होगा, ठीक हेमिस्फीयर में होगा। फॉर ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास, तो ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास में देखा जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अबाउट 8 डिग्री। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 8 डिग्री। और मरकरी और ग्लास में कितना होगा? 140 डिग्री। It may be noted that for a given liquid-solid pair, the angle of contact is seen whether the liquid is contained in vessel made of that solid material of a rod or that the material of dipped in a liquid। तो यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्दिष्ट तरल ठोस की जोड़ी और जोड़ी के लिए संपर्क कोण समान होता है, चाहे तरल पदार्थ उस ठोस सामग्री के बने बर्तन को रखा गया हो या ठोस सामग्री से छड़ी हुए पदार्थ में डुबोया गया हो। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, तो द्रव और ठोस सतह के बीच का संपर्क कोण क्या होता है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो अगर द्रव में तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है, और डिक्रीज ऑन एडिंग इम्प्योरिटी इन द लिक्विड, और इम्प्योरिटी में यानी द्रव में अगर आप अशुद्धियां डालेंगे तो वह कम होगा। फॉर अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज फ्लक्चुएट, देन एक द्रव ठोस इंटरफेस के लिए यदि संपर्क कोण तीव्र है तो
द लिक्विड विल वेट सॉलिड, तो जो द्रव है वो ठोस को गीला कर देगा। द लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब मेड अ शॉसा सॉलिड इन शेप, तो ठोस में बने कैपिलरी ट्यूब में द्रव उठेगा। और मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड विल बी कॉनकेव, तो मिनिस्कस जो है लिक्विड का अवतल हो जाएगा यानी कॉनकेव हो जाएगा। इन द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूज हुआ यानी 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, तो जो तरल है वो ठोस को गीला नहीं करेगा। द लिक्विड विल गेट डिस्पर्स्ड इन द ट्यूब एंड डिप्रेस्ड इन द ट्यूब, तो तरल पदार्थ ट्यूब में दब जाएगा यानी नीचे आ जाएगा। और मिनिस्कस ऑफ द ट्यूब शुड बी कॉन्वेक्स, और वह तरल पदार्थ के मिनिस्कस को उत्तल बनाएगा यानी इस तरीके से बनाएगा, और जब 90 से कम होगा तो इस तरीके से बनाएगा कॉनकेव। Rise of a liquid in a capillary tube. Consider a capillary tube of radius r open at the both end and dipped into a liquid with beds of wall of tube. तो मान लो कैपिलरी ट्यूब में आप देख रहे हो जो तरल पदार्थ की वृद्धि, तो कैपिलरी ट्यूब का विचार करें जिसकी त्रिज्या r है और दोनों सिर खुले हुए और उसको तरल पदार्थ में डुबोया जा रहा है और ट्यूब दीवारों को गीला करता है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर सच लिक्विड विल बी एक्यूट, तो ऐसे लिक्विड के लिए जो संपर्क कोण नुकीली होगा वो इसलिए मेनिस्कस अवतल होगा, तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री यानी एक्यूट होगा, 90 से कम होगा। और जो मेनिस्कस बनेगा यानी इस तरीके से जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉनकेव होगा, अवतल होगा। Let theta be the angle of contact and T is the surface tension of the liquid. अगर थीटा है संपर्क कोण थीटा और तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव T हो, the height h to which the liquid rises of the tube given, और h हाइट तक यानी द्रव ऊंचाई की ऊंचाई h जिसमें तरल पदार्थ ट्यूब में उठता है उससे दिया जाता है। तो हाइट को कैसे निकालेंगे 2t cos थीटा rpg, ठीक है, r मतलब रेडियस, यहाँ उसके मतलब g आ जाएगा ग्रेविटेशनल। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला, और इस एक्सप्रेशन के अभिव्यक्ति को हम क्या बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। इट फॉलोज फ्रॉम द एसेंट फॉर्मूला दैट हाइट h टू द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, तो यह आरोहण सूत्र निष्कर्ष निकालता है कि कैपिलरी ट्यूब में तरल पदार्थ की ऊंचाई h कितनी होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ट्यूब, तो इसमें क्या होता है ट्यूब के त्रिभुजा के उल्टा अनुपाती होता है, तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर जी एच लिखा था ना नीचे, आर रूट जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू सरफेस टेंशन कॉस थीटा, आर रूट जी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, डेंसिटी के और रेडियस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन ज्यादा तो हाइट भी ज्यादा। The liquid for which theta is obtuse, अगर liquid will be negative, the equation, अब मान लीजिए जिस तरल पदार्थ के लिए थीटा विशाल कोण होता है यानी 90 डिग्री से ज्यादा है तो cos थीटा मुनाफी होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। प्रेडिक्ट दैट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का वैल्यू का मतलब है कि वो नीचे तरफ, अब जो हाइट है वो नीचे की तरफ गई, तो मान अनुमान लगता है कि अर्थात ऐसा तरल पदार्थ ट्यूब में अवनत होगा यानी नीचे की तरफ होगा, यानी जो हाइट है वो ऊपर ना जाके नीचे है। दिस इज व्हाट विल रियली ऑब्जर्व द ग्लास ट्यूब इन द इमेज ऑफ लिक्विड और मोल्टन लेड, तो मोल्टन लेड में या फिर लिक्विड में अगर आप डालें तो वहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये नीचे की तरफ जो है बनेगा। राइजिंग लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज of insufficient height if the length of h is less than the h, that is when the tube is of insufficient height it found that the liquid does not overflow। तो कम लंबाई वाली कैपिलरी ट्यूब के तरल पदार्थ की वृद्धि क्या होगी, यदि ट्यूब की लंबाई h यानी जितना वह उठता है उससे कम है यानी ट्यूब की लंबाई अपर्याप्त होती है तो पाया जाता है कि तरल पदार्थ का अधिक नहीं बहता। In a tube of insufficient height, liquid rise up to the top of the tube and increase the radius of a curvature of its meniscus, that is r dash। तो क्या पाया गया कि अपर्याप्त लंबाई ट्यूब से तरल पदार्थ के ऊपर गई और जिसका मेनिस्कस बनता है वह और बड़े रेडियस का बन गया और ज्यादा त्रिज्या का बन गया, तो जिससे वो बैलेंस हो गया। For smaller length h dash the tube greater will be the radius of curvature, तो अगर अगर जो ट्यूब है उसकी लंबाई छोटी होगी तो मेनिस्कस उतना ही बड़ा होगा। बट द लिक्विड विल नेवर ओवरफ्लो, तो लेकिन लिक्विड जो है ऐसा नहीं है कि बाहर निकल के बह जाएगा, यानी लिक्विड जा रहा है आपका 10 सेंटीमीटर तक, अगर आप 8 सेंटीमीटर की पाइप ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा, उसका जो मेनिस्कस बन रहा है उसका जो त्रिज्या है वह बढ़ जाएगा।
तो जिससे वो दोनों जगह अपनी वैल्यू को बैलेंस कर लेगा। अब टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी तापमान का प्रभाव पृष्ठ तनाव पर कितना होगा। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जो पृष्ठ तनाव है तापमान की वृद्धि के साथ कम होता है। फॉर स्मॉलर टेम्परेचर डिफरेंसेस इट डिक्रीज ऑलमोस्ट लीनियरली। तो छोटे तापमान अंतर के लिए यह लगभग रेखीय रूप में कम हो जाता है। The surface tension of liquid becomes at a particular temperature zero at a particular temperature called critical temperature of that liquid। यानी किसी टेम्परेचर पे, किसी तापमान पर अगर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है तो उस तरल के पदार्थ को संकेटिक तापमान कहा जाता है। तो इसके साथ जो हमारा सरफेस टेंशन का चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, और उसमें हम जो अन्य बातें हैं उन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बाकी नए लेक्चर में जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम अपने नए टॉपिक या नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।